हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट जेन पीसीएस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत का चैप्टर 2, जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल जर्नी का फाउंडेशन समझाता है। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे 1934 से लेकर 1946 तक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का आइडिया धीरे धीरे डेवलप हुआ, फ्रॉम द फर्स्ट डिमांड ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू इट्स एक्चुअल फॉर्मेशन। ये चैप्टर हमें बताता है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं बल्कि एक लॉन्ग स्ट्रगल का रिजल्ट है, ए स्ट्रगल टू क्रिएट ए कॉन्स्टिट्यूशन बाय इंडियंस फॉर इंडियंस। चलिए इस हिस्टोरिक प्रोसेस को सिंपल, क्लियर और एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से समझते हैं। भारत में संविधान सभा की स्थापना का विचार अचानक नहीं आया था, यह एक लंबी राजनीतिक प्रक्रिया का परिणाम था। आइए इसे क्रमवार समझते हैं। हम देखते हैं कि एम लक्ष्मीकांत के जो चैप्टर नंबर 2 है संविधान का निर्माण, उसकी पहली हेडिंग है और वो है संविधान सभा की मांग। इसका पहला पॉइंट हम देखते हैं कि इसके गठन का विचार सर्वप्रथम 1934 में एम.एन. रॉय ने रखा। एम.एन. रॉय एक प्रमुख वामपंथी नेता थे। कौन थे? वामपंथी नेता थे। उन्होंने कहा कि भारत को अपना संविधान खुद भारतीयों द्वारा ही बनाया जाना चाहिए। 1935 में आईएनसी द्वारा आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की गई। यह पहली बार था जब कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार के सामने स्पष्ट कहा कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा ही बनाया जाना चाहिए। 1938 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा कांग्रेस की तरफ से एक घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा होगा, अर्थात 21 साल के ऊपर हर नागरिक को वोट का अधिकार होगा। 21 साल के ऊपर हर नागरिक को वोट का अधिकार होगा और वही चुने हुए लोग संविधान बनाएंगे। नेहरू ने स्पष्ट किया कि इसमें किसी बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप नहीं होगा। 1940 में नेहरू की घोषणा को अगस्त प्रस्ताव के रूप में ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकृति दे दी गई और इसमें कहा गया कि भारत में संविधान बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। 1942 में क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया। उन्होंने एक प्रस्ताव रखा जिसमें कहा गया कि युद्ध के बाद, जैसा कि आप लोगों को पता होगा उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उसमें कहा गया कि युद्ध के बाद भारत को एक नया संविधान बनाने का अवसर दिया जाएगा। यह संविधान एक चुनी हुई संविधान सभा बनाएगी, लेकिन एक शर्त थी, कोई भी प्रांत चाहे तो संघ से बाहर भी रह सकते हैं या फिर इंडिया में शामिल होकर भी रह सकते हैं। अतः क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार किया। इसके निम्न 2 कारण थे। मुस्लिम लीग की मांग थी कि भारत को 2 स्वतंत्र हिस्सों में बांटा जाए। क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। इसकी मांग थी कि भारत को 2 स्वतंत्र हिस्सों में बांटा जाए और हर हिस्से की अपनी अलग संविधान सभा हो। क्रिप्स प्रस्ताव में जबकि ये व्यवस्था नहीं थी। क्रिप्स प्रस्ताव में भारत को 2 स्वतंत्र राष्ट्र हिस्सों में और अलग संविधान की व्यवस्था नहीं थी, इसीलिए मुस्लिम लीग ने इसे ठुकरा दिया। इसके बाद आता है 1946 में क्रिप्स मिशन। इसका उद्देश्य क्या था? भारत में संविधान बनाने के लिए तरीका तय करना कि अब संविधान कैसे बनाया जाएगा। उसका तरीका जो है ये कैबिनेट मिशन ने तय किया, संविधान बनाने का तरीका। मुस्लिम लीग ने फिर मांग रखी कि 2 संविधान सभाएं होनी चाहिए, लेकिन ब्रिटेन और कांग्रेस ने ये मांग नहीं मानी। अंततः कैबिनेट मिशन की योजना स्वीकार की गई और एक ही संविधान सभा बनी। आइए आगे देखते हैं संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि संविधान सभा का गठन कौन सी योजना के तहत किया गया, तो वो कौन सी योजना थी? कैबिनेट मिशन योजना, जिसको कब बनाया गया? 1946 में। इसमें क्या हुआ? संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 तय की गई कि संविधान सभा में कुल कितने सीटें रहेंगी? 389, जिनमें से 296 सीटें जो हैं, 296 सीटें ब्रिटिश भारत, 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित की जानी थी। ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई 296 सीटों में से 292 सीटों का चुनाव 11 गवर्नरों के प्रांतों और 4 सीटों का चुनाव मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से किया जाना था। हर प्रांत व देसी रियासतों अथवा छोटे
राज्यों के मामलों में राज्यों के समूह को उनकी जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित की जानी थी। मोटे तौर पर कहा जाए तो प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की जानी थी। सीटों का आवंटन 3 प्रमुख समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के आधार पर की गई। प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में की गई। ये 3 प्रमुख समुदाय थे मुस्लिम, सिख और सामान्य। सामान्य कौन लोग थे? जो मुस्लिम और सिख नहीं थे। मुस्लिम और सिख नहीं थे, इनको छोड़कर जो लोग थे उनको सामान्य बोला गया। प्रत्येक समुदाय के सदस्यों या प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था और एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व के तरीके से मतदान किया जाना था। कौन सा तरीका अपनाया गया संविधान सभा में? एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से, समानुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से। यहाँ मैं आपको एकल संक्रमणीय मत और समानुपातिक प्रतिनिधित्व को थोड़ा समझा देती हूँ। इसमें मतदाता किसी एक उम्मीदवार को ही नहीं बल्कि कई उम्मीदवारों को अपनी पसंद के क्रम में वोट देता है। जैसे फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस etc। ये कैसे काम करता है? चुनाव बहु सदस्यीय क्षेत्र में होता है। प्रत्येक मतदाता अपनी पसंद के अनुसार उम्मीदवारों को क्रम देता है। कोई ABCD ऐसे उम्मीदवार हैं, तो कोई एक व्यक्ति है जो E है, तो ये अपनी मान लीजिए इसकी पसंद का उम्मीदवार A है, तो इसको पहले 1 नंबर पे रखेगा। इसके दूसरे पसंद पे उम्मीदवार मान लीजिए C है, तो इसको दूसरे क्रम पे, B तीसरे नंबर पे है तो इसको तीसरे पे, और D अगर चौथे नंबर पे है तो इसको चौथे पे। ऐसे कोई दूसरा व्यक्ति आएगा F, जिसकी पहली पसंद मान लीजिए कि B हो, तो ये पहले नंबर पे इसको रखेगा। फिर अगर A हो तो इसको दूसरे नंबर पे, अगर C हो तो तीसरे नंबर पे, और D हो इसको चौथे नंबर पे। ऐसे इसमें वोट किया जाता है। परिणाम निकालने के लिए पहले एक कोटा तय किया जाता है जिसे प्राप्त करना आवश्यक होता है। जो उम्मीदवार यह कोटा पूरा कर लेता है वो चयनित हो जाता है। जिस उम्मीदवार को वोट से ज़्यादा वोट मिल जाते हैं उसके अतिरिक्त वोट अगले पसंद वाले उम्मीदवार को ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। सबसे कम वोट पाने वाले उम्मीदवार बाहर कर दिया जाता है और उसके वोट भी मतदाताओं की अगली पसंद के अनुसार आगे बढ़ जाता है, और यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक आवश्यक संख्या में उम्मीदवार नहीं भर जाते। इस प्रणाली में कोशिश की जाती है, जैसे इसका जो ये समानुपातिक प्रतिनिधित्व है, इसमें कोशिश की जाती है कि जिस पार्टी या उम्मीदवार को जितने प्रतिशत वोट मिले हों उन्हें लगभग उतने ही प्रतिशत सीटें मिली, यानी मतों का अनुपात बराबर सीटों का अनुपात। एकल संक्रमणीय मत और समानुपातिक प्रतिनिधित्व जो है वो एक ही विधि है, ये दोनों लगभग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ? देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चुनाव, मैं इसको थोड़ा हटा दूं यहाँ से। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चुनाव रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था संविधान सभा में। अतः यह पूरा मिला के कहा जा सकता है कि संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। इसके अलावा भी कुछ सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा किया जाना था, जिनका चुनाव एक सीमित मताधिकार के आधार पर किया जाना था। संविधान सभा का चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में हुआ। ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटें थीं। इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को इनमें से 208, INC को, मुस्लिम लीग को 73, छोटे समूह जो थे उनको 15 सीटें प्राप्त हुईं। हालांकि देशी रियासतों को आवंटित की गई 93 सीटें, जैसा कि आप लोगों को पहले पता होगा कि 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की गई थी, वो भर नहीं पाई क्योंकि देशी रियासतें स्वयं को इनसे अलग रखी थी, संविधान सभा से और चुनाव से स्वयं को अलग रखी। यद्यपि संविधान सभा का चुनाव भारत के वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ, तथापि इसमें प्रत्येक समुदाय का प्रतिनिधित्व था। इनमें महिलाएं भी शामिल थीं।
महात्मा गांधी को अगर छोड़ दिया जाए तो उस समय के जितने भी महान हस्तियां थीं सब संविधान सभा में शामिल थी। चलिए देखते हैं संविधान सभा की कार्यप्रणाली क्या थी। संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। ये अक्सर वन लाइनर क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में पूछ लेता है, कभी कभी स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन इसमें पूछ लेता है। लीग ने बैठक का बहिष्कार किया। लीग जो था पूछता है प्रश्न, लीग ने बैठक का बहिष्कार किया कि नहीं, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। लीग ने बैठक का बहिष्कार किया, पहली जो बैठक थी। और अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया। उसका मांगना था कि पाकिस्तान का गठन हो, हम इस बैठक में नहीं होंगे शामिल। पाकिस्तान का गठन, इस बात पर उसने क्या किया, बल दिया। इसलिए बैठक में केवल 211 सदस्य ही हिस्सा लिए। 211 सदस्य भी हिस्सा लिए। मुस्लिम लीग ये 73 लोग थे, जब ये हट गए तो 211 लोगों ने ही केवल इसमें हिस्सा लिया। फ्रांस की तरह इस सभा के सबसे वरिष्ठ जो सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसके अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। उसी प्रकार एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी को उपाध्यक्ष चुना गया। अतः दूसरे शब्दों में कहा जाए तो संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे। ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछ लेता है कंफ्यूज करने के लिए, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। आपको याद होना चाहिए संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे। पहले कौन थे, एच.सी. मुखर्जी, और दूसरे वी.टी. कृष्णमाचारी। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और फ्रांस की तरह इसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो वरिष्ठ थे उनको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं हम उद्देश्य प्रस्ताव क्या था। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। किसने प्रस्तुत किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक थी। इसमें क्या थी, जो संवैधानिक संरचना थी, संवैधानिक संरचना की ढांचा और इसकी दर्शन जो है इसमें देखने को मिलता है। इसमें क्या कहा गया था, यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है तथा अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान के निर्माण की घोषणा करती है। जो भविष्य का प्रशासन होगा, भविष्य का प्रशासन, इसको चलाने के लिए संविधान के निर्माण की घोषणा करती है। उद्देश्य प्रस्ताव में ऐसा कहा गया। संविधान के निर्माण की घोषणा करती है। ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र, भारत से बाहर के वे क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहेंगे वो भारतीय संघ के हिस्सा होंगे। भारतीय संघ के हिस्सा क्रम में किसे पहचाना गया, भारत में शामिल सभी क्षेत्र, भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र, भारत से बाहर के वो क्षेत्र जो शामिल होना चाहेंगे। तीसरा ये कहा गया, उक्त वर्णित सभी क्षेत्रों तथा उनके सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा तथा इसके लिए उपरांत के नियमों के अनुसार यदि वे चाहेंगे तो उनकी अवशिष्ट शक्तियां उनमें निहित रहेंगी तथा प्रशासन के संचालन के लिए भी वे सभी शक्तियां केवल उनको छोड़कर जो संघ में निहित होंगी इन राज्यों को प्राप्त होंगी। चौथा पॉइंट देखते हैं, स्वतंत्र संप्रभु भारत की सभी शक्तियां, इसके विभिन्न अंग तथा सरकार के अंग सभी का जो स्रोत होगा वो कौन होगी, भारत की जनता होगी। ऐसा अभी भी आप पढ़ते हैं हमारे प्रियम्बल में। भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्वतंत्रता, अवसर की समता, अवसर सुरक्षा की समता, विधि के भी समक्ष समता और विचार एवं अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन आदि बनाने की स्वतंत्रता तथा लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों तथा जनजातीय क्षेत्र के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा तथा इसके भू क्षेत्र, समुद्र एवं वायु क्षेत्र को सभ्य देश के न्याय एवं विधि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
इस प्राचीन भूमि को विश्व में उसका अधिकार एवं उचित स्थान दिलाया जाएगा तथा विश्व शांति एवं मानव कल्याण को बढ़ावा देने के निमित्त उसके योगदान को सुनिश्चित किया जाएगा। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से क्या किया गया, स्वीकार कर लिया गया। इसने संविधान के स्वरूप को काफ़ी हद तक प्रभावित किया। इसके परिवर्तित रूप से संविधान की प्रस्तावना बनी। ठीक है, अब स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा जो है क्या परिवर्तन हुआ उसको देखते हैं। संविधान सभा से खुद को अलग रखने वाली देशी रियासतों के प्रतिनिधि अब क्या हुए, धीरे धीरे इसमें शामिल होने लगे। 28 अप्रैल 1947 को 6 राज्यों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य बन चुके थे। 6 राज्यों के जो प्रतिनिधि थे सभा के सदस्य बन चुके थे। 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे के लिए पेश की गई माउंटबेटन योजना, भारत के बंटवारे के लिए पेश की गई ये योजना थी। ठीक है, योजना को स्वीकार करने के बाद अन्य देशी रियासतों के ज़्यादातर प्रतिनिधियों ने भी सभा में अपनी सीटें ग्रहण कर लीं। भारतीय हिस्से की मुस्लिम लीग के सदस्य भी सभा में शामिल हो गए। अगर आपसे पूछे कि माउंटबेटन योजना में भारत के बंटवारे की बात की गई थी या नहीं, तो ये आपको याद होना चाहिए। या फिर ये भी हो सकता है भारत के बंटवारे के लिए कौन सी योजना बनाई गई थी, वो थी माउंटबेटन योजना। ठीक, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने सभा की स्थिति में निम्न 3 परिवर्तन किए। पहला, सभा को पूरी तरह अब क्या किया गया, संप्रभु निकाय बना दिया गया। जो संविधान सभा थी अब वो पूरी तरह संप्रभु निकाय बन गई, जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी। तथा इस अधिनियम ने सभा को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त करने अथवा बदलने का अधिकार दे दिया। दूसरा क्या परिवर्तन किया, संविधान सभा अब एक विधायिका बन गई। ठीक है, दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो सभा को 2 रूपों में कार्य करना था, उसके 2 कार्य हो गए। पहला क्या था कि इनमें से एक था स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना और दूसरा था देश के लिए आम कानून लागू करना। इन दोनों कार्यों को अलग अलग दिन करना था। इस प्रकार संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बन गई। जो संविधान सभा थी वो स्वतंत्र भारत की पहली संसद बन गई। जब भी सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती तो इसकी अध्यक्षता कौन करते, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये प्रश्न पूछता है, संविधान सभा के रूप में जब सभा की बैठक होती तो इसकी अध्यक्षता कौन करते, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जबकि अगर इसकी विधायिका के रूप में बैठक होती तो इसकी अध्यक्षता जीबी मावलंकर करते थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर से याद रखिएगा। ठीक है, संविधान सभा 26 नवंबर 1949 तक इन दोनों रूप में कार्य करती रही। ठीक है, कब तक कार्य करती रही, 26 नवंबर 1949 तक। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप लोग इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। इस समय तक संविधान निर्माण का कार्य पूरा हो चुका था। अब तीसरा मुख्य जो परिवर्तन था वो था मुस्लिम लीग के सदस्य भारत में शामिल हो चुके क्षेत्रों से संबंध जो थे भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए। पहले जो इनमें शामिल थे उससे अलग हो गए। इसकी वजह से सन 1946 में माउंटबेटन योजना के तहत तय की गई सदस्यों की कुल संख्या 389 सीटों की बजाय 299 पे आ गई। पहले कितनी थी, 389। अब माउंटबेटन योजना में कितनी सीटें तय की गई थी, 389। ये प्रश्न भी पूछ सकता है, माउंटबेटन योजना के तहत संविधान सभा में कितनी सीटें तय की गई थी, तो वो थी 389। लेकिन जब मुस्लिम लीग स्वयं को इससे अलग कर लिया तो कितनी सीटें बची, 299। भारतीय प्रांतों की संख्या 296 से 229 और जो भारतीय प्रांत थे उनकी कितनी सीटें हो गई, 229। पहले कितनी थी, 296। मैं इसको इरेज कर दूं, पहले 296 थी, अब कितनी हो गई, 229। और देशी रियासतों की संख्या 93 से कम करके क्या कर दी गई, 70 कर दी गई। 31 दिसंबर 1947 को राज्यवार सदस्यता की जो तालिका है आपको एम लक्ष्मीकांत में मिल जाएगी कि राज्यवार कितनी मतलब सदस्यता लोगों की थी। ये मैं आपको लास्ट में प्रोवाइड करवा दूंगी PDF के लास्ट में, उसमें आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब संविधान सभा के कुछ अन्य कार्य भी थे कानून लागू करना और कानून बनाने के अलावा, तो वो देखते हैं वो कौन कौन से कार्य थे। इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। ठीक है, और इसमें 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत अपनाया, 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। ठीक, संविधान सभा की जो थी कुल बैठकें 11 हुई और ये कितने दिन में हुई, 2 साल 11 माह और 18 दिन में।
संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया और इनके प्रारूप पर 114 दिन तक विचार किया गया। संविधान के निर्माण में कुल 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इसके बाद सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया। अब संविधान सभा की कुछ प्रमुख समितियों को देख लेते हैं। इसके लिए मैं आपके सामने ये लक्ष्मीकांत की पूरी फोटो दिखा दे रही हूँ बुक की, क्योंकि इसमें शॉर्ट नोट बनाने लायक कुछ था नहीं ऐसा। संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया। इसमें 8 बड़ी समितियां थीं तथा अन्य छोटी। इन समितियों तथा उनके अध्यक्षों का नाम इस प्रकार है, जो आप देखेंगे अभी। देखिए, जैसे बड़ी समितियां कौन सी थी: संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, प्रारूप समिति, मौलिक अधिकारों संबंधी समिति और प्रक्रिया नियम समिति, राज्यों के लिए समिति और संचालन समिति। ये कितनी थी? ये बड़ी समितियां थी। जबकि छोटी समितियों में आप देखेंगे वित्त एवं कर्मचारी, प्रत्यायन, सदन समिति, कार्य संचालन समिति, राष्ट्र ध्वज समिति आदि समितियां थीं। ये सारी समितियों का मैं दे दी हूँ। और उसके बाद से था, हाँ, ये 13 समितियां थी छोटी वाली: भाषाई प्रांत समिति, प्रारूप संविधान समिति, देव प्रेस दीर्घा समिति, नागरिकता पर तदर्थ समिति। इधर का कुछ कट गया है, मैं पीडीएफ में लेकिन आपको सही से प्रोवाइड करवा दूंगी। पीडीएफ में आप देख लीजिएगा। तो आगे का जो लेक्चर है, आगे हम अगले क्लास में पढ़ेंगे प्रारूप समिति के बारे में। आज के लिए इसे यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप इस पीडीएफ से पढ़ेंगे तो बहुत ही फ़ायदा होगा, और पूरी क्लास जब हो जाएगी तो एक साथ मैं सारे पीडीएफ को प्रोवाइड करवा दूंगी। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।